नमस्ते लाडले शिक्षार्थी। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे चल रहे होंगे आप सभी। जो हम लोगों ने दहाड़ सीरीज शुरू किया था, उस दहाड़ सीरीज के तहत हम लोग अभी तक जो है ज्योग्राफी का एक चैप्टर पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और वन शॉट पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर में भी वन शॉट, ऑब्जेक्टिव आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा चुका है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस भी दहाड़ सीरीज में एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सहित 4 चैप्टर का आपको पूरी तरह से वीडियो मिल चुका है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर 2 ज्योग्राफी का जो है, जो आपको दिख पा रहा होगा, विश्व जनसंख्या वितरण और वृद्धि, यानी ये चैप्टर है जिसका आपको पूरी तरह से वन शॉट प्लस ऑब्जेक्टिव कराया जा चुका है। आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा जो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का बनता है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब प्लीज़ इस क्वेश्चन को सबको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार इस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, बस आप पेशेंस बना के रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, इस चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी हो चुका है हमारे दहाड़ सीरीज में, आप जा करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग ये देख। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या जो परिवर्तन है, वो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक क्या है? सबसे पहला जानना होगा जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है एक निश्चित अंतराल में, एक निश्चित अंतराल में, याद रखिएगा, एक निश्चित अंतराल में, जो एक अंतराल होगा उस अंतराल में जनसंख्या का क्या होना, मतलब परिवर्तन होना, उसका परिवर्तन होना, यानी या बढ़ना घटना जो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो वृद्धि भी कई बार कहलाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। अब ये क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है? इसके 3 घटक होते हैं। एक होता है पहला घटक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। जन्म दर यानी यह जनसंख्या को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जन्म दर जब बढ़ जाएगा तो आबादी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगा तो आबादी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रवासन, प्रवासन नए स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से, अब लोग क्या होंगे, किसी ना किसी उद्देश्य से, किसी ना किसी मकसद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, तो प्रवासन होगा। उस प्रवासन की वजह से लोगों का मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तो जहाँ पर लोग जाएंगे वहाँ आबादी बढ़ेगा, जहाँ से जाएंगे वहाँ पर आबादी क्या होगा, घटेगा। इस तरह से प्रवासन को भी तुम रख सकते हो। तो इस तरह से राइट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पहला हो गया हमारा बर्थ रेट, दूसरा हो गया डेथ रेट, तीसरा हो गया माइग्रेशन। इस तरह से देयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज एज द बर्थ, डेथ रेट। 3 होते हैं कंपोनेंट्स। अगर ये 2 नंबर, 1-2 नंबर में ये भी पूछ दे कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको 3 कंपोनेंट्स लिख देना होगा, बर्थ रेट, डेथ रेट और क्या होता है, माइग्रेशन। तो आपको पूरी तरह समझा देना है। इट इज ऑफ टू द ग्रेटली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्टेड द पॉपुलेशन। और इस तरह से माइग्रेशन क्या होगा, व्हेन पीपल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको लेकर के दिया गया। अगला, जनसंख्या वितरण क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैले होने की व्यवस्था, यानी कि पृथ्वी पे लोग कहाँ फैले हुए हैं, कितने फैले हुए हैं, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो ये सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो जनसंख्या वितरण में आता है। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है पृथ्वी की सतह पर लोगों का क्या होना, फैलाव होना। यानी कहीं पर लोग अधिक रहते हैं, कहीं पर लोग कम रहते हैं, कुछ क्षेत्रों में आबादी सघन होती है, कुछ क्षेत्रों में आबादी विरल होती है। तो इस आधार पर हम जनसंख्या वितरण को देखते हैं। बताइए जनसंख्या वितरण किसे कहेंगे? तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है लोगों का कहाँ पर फैलाव है, लोग कहाँ पर फैले हुए, कहाँ पर हैं, कितने दूर तक हैं, और किस क्षेत्र में ज़्यादा हैं, किस क्षेत्र में कम है। इन सब चीज़ों को हमें जानने को मिलता है किसमें, जनसंख्या वितरण में। What is a population distribution? Population distribution refers to the distribution of people across the earth surface. कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे वो कहाँ पर है। इट डिस्क्राइब वेदर द पीपल लिव्स द लार्ज नंबर ऑफ सम एरियाज, कहीं पर लार्ज एरिया में रह रहे हैं, कहीं स्मॉल नंबर में रह रहे हैं। तो ये सब जो दिखाया जाता है वो किस में दिखाएगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है और इसकी गणना कैसे की? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हाउ इट कैलकुलेटेड, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? तो जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या को, याद रखिएगा, लोगों की संख्या को, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में कितने लोग रह रहे हैं,
1 स्क्वायर किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसकी गणना कैसे होती है, तो इसकी गणना होती है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। याद रखिएगा, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल जो होता है ये दिखाता है किसको, जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवीजन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये टोटल पॉपुलेशन से क्या किया जाता है, डिवाइड किया। आई होप आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कहता है कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। यानी कि जनसंख्या वृद्धि, वही जनसंख्या परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि को आप सेम समझ सकते हैं। किसी निश्चित समय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को, यानी कि वृद्धि दर का बात किया, वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या होगा कि किसी निश्चित समय में या निश्चित समय अंतराल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसे कहेंगे जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि एक समय यानी एक निश्चित अंतराल में जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, धनात्मक वृद्धि भी होती है और ऋणात्मक वृद्धि दर भी होता है। यानी कई बार क्या होता है, जब जन्म दर, मान लीजिए सपोज करिए कि जब जन्म दर क्या हो जाए, मृत्यु दर से अधिक हो जाए, सपोज करिए जब जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो आपको धनात्मक देखने को मिल जाएगा। जब आपका मृत्यु दर अधिक हो जाए किससे, जन्म दर से, तो क्या होगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, तो किसी निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत में परिवर्तन को क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि। यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। डन है सबका। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, और कितने टाइप के होते हैं। There are the percentage change in the population over the given period of a time called population growth. Population growth किसको कहेंगे, तो एक वही समय अंतराल में, यानी द पॉपुलेशन चेंज ओवर द गिवन पीरियड, जो समय दिया गया उस समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ रेट एंड नेगेटिव ग्रोथ। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। जब जनसंख्या वृद्धि होगा तो ऑब्वियसली संसाधन पर प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि से संसाधन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे जैसे भोजन, जैसे जल, जैसे ऊर्जा, जैसे स्वास्थ्य, है ना, आवास जैसी आवश्यक सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे संसाधनों की तेजी से ह्रास हो जाती है। यानी ये सब चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। क्योंकि इस सब का डिमांड बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं संसाधनों की कमी होना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, संसाधन का ह्रास हो जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैव बीन ऑन रिसोर्स, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स ऑन द इमेंस प्रेशर ऑफ रिसोर्स। क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है किस पे, रिसोर्स पे। एंड डिमांड फॉर इसेंशियल सर्विसेज, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कई इसेंशियल सर्विसेज का डिमांड होगा, जैसे फूड का डिमांड होगा, जैसे वाटर का डिमांड होगा, जैसे एनर्जी का डिमांड होगा, हेल्थ का डिमांड होगा, हाउसिंग का डिमांड होगा। अब ये सब जैसे ही बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाएगा ये सब, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। वही बात वहां भी हो गया, अगर तीव्र जनसंख्या होगा तो आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ेगा, खाद्यान्न की कमी होगी, आवास का संकट होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कई तरह के बचत में गिरावटें होगी, और गिरावटें होना मतलब आर्थिक विकास का क्या होना, धीमा। सोचिए आप ही या हम अपने घर में देखें, पहले 2 आदमी रह रहे थे, अब आदमी की संख्या 4 हो गई और हमारा इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकम जैसा का वैसे ही था, तो कहीं ना कहीं हमारे घर की आर्थिक क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो हमारी आर्थिक स्थिति कम क्यों हुई, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो गया। इसलिए कहा जाता है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू द पॉपुलेशन प्रॉब्लम सच एज द अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज, हाउसिंग क्राइसिस, लो लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब हम लोग लघुत्तरीय से निकल करके दीर्घोत्तरीय की तरफ आते हैं। क्या क्वेश्चन है जरा इसको देखें। सबसे पहला सवाल, जनसंख्या घनत्व क्या है, पहला। दूसरा, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करिए। विश्व की ऐसी जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का व्याख्या करिए। सुनिए, जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल निवास कर रहे व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये तो आपने पहले भी देख चुका है। जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए क्या होता है परिभाषा, कुल जनसंख्या को हम कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, ये पहला हो गया कि जनसंख्या घनत्व किसे।
अब आता है कि विश्व के विभिन्न भाग में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो भैया जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 भौगोलिक कारक। क्या आपसे भौगोलिक कारक ही पूछा है? करने वाले 4 भौगोलिक कारक, गौर करिए जरा। हो सकता है इसमें आपको आर्थिक कारक दे दे, हो सकता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक दे दे, यहाँ पर सिर्फ भौगोलिक कारक दिया। तो भौगोलिक कारक में हमको पता है कि पहला होता है उच्चावच, दूसरा होता है जलवायु, तीसरा होता है मृदा, चौथा होता है जल की उपलब्धता, और फिर अंतिम में आपको ये बात करके क्या कर देना है कि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए। ठीक है, उल्लेख कीजिए विश्व की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले। वही सवाल ये भी कई बार आपको दे देगा, ये सवाल भी वही है, 2 सवाल इसमें आपको बन गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहला उच्चावच, पर्वतीय पठारी और उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है जहां पर लोग कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस तरह से सुविधाएं नहीं होती, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उर्वरक नहीं होती है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर कृषि करना आसान नहीं होता है। जबकि मैदानी क्षेत्र में अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पर निवास करना बहुत अधिक आसान होता है, और इन क्षेत्र में भूमि उर्वरक होती है, इसकी वजह से यहाँ पर कृषि करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, वांगो जैसी घाटियों में अधिक घनी आबादी बसी हुई। तो ये आपका उच्चावच से संबंधित बात करता है। दूसरा बात करता है जलवायु। जलवायु अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में, याद रखिए अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करेगी। ऑब्वियसली जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होगी, जहाँ पर बहुत अधिक ठंडी होगी, वहाँ पर जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। और जब जनसंख्या कम निवास करेगी तो ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाए, यानी यहाँ पर जनसंख्या क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्र में मानसून से अधिक जनसंख्या निवास करेगी, वही अगर हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, तो जनसंख्या क्या होगा? कम होगा। जहाँ पर जलवायु मॉडरेट होगा, जहाँ पर जलवायु क्या होगा? समान रूप से होगा, वहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जलवायु भी क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे तो मृदा, यानी कि जनसंख्या वितरण में मृदा उर्वरा शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले जो खेत क्षेत्र होंगे उसमें खाद्यान्न या अन्य फसलों की पैदा अधिक की जाएगी तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होगी, इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक घने बसे होंगे। जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में बसने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो, और यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए क्षेत्रों में से कई, यानी कि जहाँ पर नदी घाटी है, जहाँ पर जल की उपलब्धता है, वहाँ पर आपको आबादी क्या होगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। आई होप आपका ये पूरा क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया। सबसे पहला पूछा जनसंख्या घनत्व, तो आपको जनसंख्या घनत्व बता दिया। दूसरा भौगोलिक कारक पूछा, तो आपको 4 भौगोलिक कारक का यहाँ विवरण हो गया। आई होप आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही बात है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड मेंशन 4 ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर का नाम। तो देयर आर 4 फैक्टर। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल टू लिविंग इन द यूनिट एरिया। टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा ये निकलता है, ये क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी। देयर आर 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट टोपोग्राफी, सेकेंड क्लाइमेट, थर्ड is the soil, and 4 is water availability. First is topography. Mountainous area, plateau area and roughest region are less populated. These all are less populated area. Why? Because according to the compared to the plains, they are more populated. These are not more populated, and plains are more populated because the soil fertile. What is reason? Soil fertile and suitable for the agriculture, and plain is suitable for agriculture. And this is why river valley such as Gangas, Brahmaputras and Wangos, है ना, these all are region is a most or densely populated area due to one region is only one region fertile and suitable agriculture. So that's why topography is one of the most geographical factor which is responsible for the population density. Second is the climate. Climate extremely hot. Suppose where is the climate extremely hot and extremely cold area are less populated. Where these are called sparsely populated area. Due to the less population, less populated area, it is also called the sparsely populated area, such as the desert area, such as the hilly area. Monsoon region, where monsoon, those region monsoon regions are more populated. Monsoon region are more populated such as those area of suppose the countries of Asia, यानी एशिया में रहने वाले जितने भी क्षेत्र के देश हैं लगभग सबों में क्या है? क्लाइमेट बहुत सामान्य होता है, इसलिए यहाँ पर आबादी क्या होगा? ज़्यादा। थर्ड सॉइल।
Soil fertile has the significant impacts of population distribution. With the fertile soil produce more food grain, other crops, yield per hectare, प्रोडक्शन ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा. वाटर अवेलेबिलिटी, पीपल रे देखेंगे जितनी भी पुरानी सभ्यता होती थी सब नदियों के आसपास ही बसती थी, तो कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबिलिटी एक फैक्टर बन जाए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्था कौन कौन सी है? आप बहुत बढ़िया से ये पढ़ के आ चुके, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, बस ये मेरे हिसाब से अंतिम क्वेश्चन ही होगा. बस 2 क्वेश्चन आप इसमें कर लीजिए, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा. आइए शुरू करते हैं. क्या था क्वेश्चन? जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? जनांकीय संक्रमण किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य के जनसंख्या पूर्वानुमान लगाने में मदद कर. जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना, भविष्य में जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना, यानी भविष्य में जो जनसंख्या आने वाला है उसका पूर्वानुमान लगाना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत. इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेतीहर या अशिक्षित, यानी इसमें ये देखना है कि कोई भी देश में जो समाज है हमारा वो ग्रामीण खेतीहर से निकल करके या अशिक्षित से निकल करके शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना, नगरीय औद्योगिक की तरफ, यानी कि जो ग्रामीण खेतीहर था वो किधर की ओर निकलना? नगरीय औद्योगिक की तरफ निकलना. जो अशिक्षित था वो किधर? शिक्षित की ओर निकलना. और उस समाज में उच्च मृत्यु, यहाँ पर क्या होगा? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की तरफ आगे बढ़ना, मृत्यु दर की स्थिति को देखना, परिवर्तन की अवस्थाओं में आता है. तो ये सब सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र का, यानी गांव का समाज शहर की तरफ आना, उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर की तरफ आना, उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की तरफ आना. तो ये सारे जितने भी सिद्धांत हो जाते हैं ये सब किस में आएगा? जनांकीय चक्र में आ जाएगा, यानी जिसको हम लोग जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के नाम से जानते हैं. अब इसका प्रथम अवस्था क्या है? इसकी 3 अवस्था है. इस अवस्था में उच्च जन्म दर होगा और उच्च मृत्यु दर होगा, जिसके कारण जनांकीय जो वृद्धि है वो धीमा होगा. जनसंख्या का वृद्धि क्या होगा? धीमा होगा. 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे जहां पर अधिकांश लोग अशिक्षित और खेती में कार्यरत थे. द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर शुरुआत में ऊंची बनी रहती है किंतु समय के साथ यह घटती जाती है, और मृत्यु दर भी शुरुआत में ऊंची बनी रहती है, फिर धीरे धीरे समय के साथ घटती है, जिसके कारण जनसंख्या में होने वाली शुद्ध वृद्धि दर उच्च हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपका जन्म दर बहुत अधिक है और मृत्यु दर क्या है? कम है. तो जहां भी जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर क्या होगा? कम होगा, वहां पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगा. तृतीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक घट जाएगा. इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर हो जाएगा, मंद हो जाएगा. यानी पहला में क्या? जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक हो गया, यहाँ पर ज़्यादातर खेतीहर किसान होंगे, गाँवों में आबादी ज़्यादा होगी और शिक्षित ज़्यादा लोग होंगे. वहीं दूसरा में आप आएंगे तो क्या होगा? लोग अशिक्षित से शिक्षित की तरफ होंगे, ग्रामीण से शहर की तरफ आएंगे, औद्योगिक क्षेत्र की तरफ मूव करेंगे. ये द्वितीयक अवस्था हो गया. और तृतीयक अवस्था में पूरी तरह से लोग शिक्षित हो जाएंगे, पूरी तरह से शहरी आबादी हो जाएगी, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाएगा, और जो जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर है वो दोनों कम जाएगा. इसकी वजह से जन्म दर क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा. ये याद रखिए. वही बात यहाँ पे भी है. डिस्कस द 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हेल्प्स टू डिस्क्राइब द रीजन ऑफ पॉपुलेशन. किसी भी एरिया के पॉपुलेशन को समझना, उसको प्रेडिक्ट करना और फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकता है इसको जानने के लिए हम पॉपुलेशन क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एज अ कंट्री सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एरिया, यानी रूरल फार्मिंग एरिया से निकल करके हम कहाँ पे आएंगे? अर्बन की तरफ आएंगे, इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, इलिटरेट की तरफ से निकल करके लिटरेट की तरफ आएंगे. सोसाइटी ट्रांजिशन होगा हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट की तरफ, हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट की तरफ. एंड दिस चेंजेज ऑकर्स द वेरिएशन स्टेज. इसके बहुत सारे स्टेज होंगे और इसी स्टेज का नाम देते हैं क्या? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सॉरी, एक मिनट. हाँ, द फर्स्ट स्टेज, द स्टेज ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगा वो आपको कम होगा, स्लो होगा. स्लो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा, और तेज़ी से फिर डेथ भी हो गया, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको कम देखने को मिलेगा, स्लो ग्रोथ रेट होगा. 200 साल पहले सभी कंट्री लगभग लगभग इसी स्टेज में थे. मोस्ट पीपल वेयर अनएजुकेटेड थे, जो कि अब एजुकेटेड की तरफ हो गए. मोस्ट पीपल जो थे वह एग्रीकल्चर में ही होंगे. ठीक है, सॉरी, मोस्ट पीपल अनएजुकेटेड होंगे. सेकेंड, दिस स्टेज ऑल्सो बर्थ रेट रिमेन्स हाई. बर्थ रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा,
बट डिक्लाइन कर जाएगा ओवर टाइम के साथ, एंड डेथ रेट ऑल्सो रिमेन्स हाई, डेथ रेट यहाँ पर ज़्यादा ही रहेगा, बट द डिक्लाइंस ओवर द टाइम, समय के साथ क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन का जो नेट इंक्रीज होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप समझिए, क्योंकि बर्थ रेट क्या है आपको हाई है, और डेथ रेट क्या हो गया यहाँ पे लो हो गया, इस वजह से पॉपुलेशन बूम कर जाएगा। आइए थर्ड स्टेज में, इन दिस स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो होगा वो डिक्रीज करेगा, एंड लीडिंग द पॉपुलेशन आइदर द स्टेबलाइज, पॉपुलेशन या तो स्टेबलाइज हो जाएगा या उसका ग्रोथ कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डील किया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर सेशन को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि आपको लगे कि आप कुछ नेक काम में अपना योगदान दें, क्योंकि ये भी एक तरह से नेक काम ही है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा। तो चलिए, इसी के साथ अगले वीडियो में हम आपके साथ अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।